नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र एक बार फिर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। और आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल युद्ध के बीच अब तक क्या क्या घटनाएँ घटी हैं तथा अमेरिका ने जो बंकर बस्टर बम ईरान के परमाणु ठिकाने फोर्डो और नतांज तथा इस्फहान पर गिराए हैं, इसके बारे में भी हम लोग आज के इस वीडियो में एक एआई वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तथा ईरान और इजराइल के बीच जो जुबानी जंग चल रही है और जुबानी जंग के अलावा मिसाइलों के द्वारा जो अटैक हो रहा है और ईरान ने पहली बार फतह मिसाइल को इजराइल के ऊपर दागा है, तथा इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार से देखेंगे। तथा यह भी बात करेंगे कि ईरान और इजराइल 1979 के पहले जो एक दोस्त हुआ करते थे वो अचानक एक दूसरे के प्रति इतना नफ़रत क्यों अपने मन में, अपने दिलों में पाल करके रखे हुए हैं। तमाम इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तथा इसके अलावा भारत का इनके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है जो यह युद्ध हो रहा है, क्योंकि एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ इजराइल है, दोनों से भारत के अच्छे संबंध है। तो भारत के ऊपर, भारत के डिप्लोमेसी, भारत के जो फॉरेन पॉलिसी है, इस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तमाम इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथियों, ईरान और इजराइल के बीच की जो जंग स्टार्ट हुई है वह 23 जून तक 10वें दिन में प्रवेश कर जाएगा। दोनों तरफ से हवाई हमले के साथ साथ जुबानी हमले भी बिना रुके जारी हैं। कई ऐसे हमलों की वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल है जो दोनों देशों की स्थिति को दर्शाने के लिए काफ़ी है। एक तरफ जहां इजरायली मिसाइलें बिना रुके ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और इंडस्ट्रियल एरियाओं को निशाने बना रही हैं, वहीं ईरानी मिसाइलें इजराइल के हॉस्पिटल तो रिहायशी एरिया को भी निशाने बना रहे हैं, जहां आम लोगों को भी जंग की कीमत चुकानी पड़ रही है। वहीं बड़ी बात यह है कि अभी सीज फायर का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। दोनों देशों में जंग के बीच यह बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका भी जंग में पूरी तरह से कूदेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल अमेरिका ने अपने बंकर बस्टर बम ईरान के परमाणु ठिकानों पर गिराया है और उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो क्या अमेरिका वहीं पर जो हमला किया है उस हमला के बाद रुक जाएगा, या आगे भी अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों तथा इजराइल का खुल करके सपोर्ट करेगा, यह एक देखने वाली बात है। दोस्तों, व्हाइट हाउस से एक खबर निकल कर के सामने आई थी कि अमेरिका अगले 2 सप्ताह में यह तय करेगा कि वह इस वार में शामिल होगा कि नहीं। और इसी बीच बंकर बस्टर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला, यह एक डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी सोचा समझा और सही रणनीति है, क्योंकि दुश्मन को यह पता नहीं होना चाहिए कि हम कब और कैसे तथा कहाँ पर वार करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जिस तरह से हमारे भारत जब पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था। भारत ने अपने कई बॉर्डर वाले राज्यों पर ब्लैकआउट किया था और मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया था, और उसी बीच भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था। दोस्तों, इस युद्ध के पीछे ईरान का परमाणु कार्यक्रम सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। इजराइल को हमेशा से आशंका रही है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, जो कि इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा आगे चल कर के बन सकता है। इसी के मद्देनज़र पहले इजराइल हमला करता है, फिर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, और इस बीच इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजरायली स्टॉक एक्सचेंज और अस्पतालों पर भी हमला किया है, जहां कई लोग घायल भी हुए हैं। और उसी हॉस्पिटल में खुद नेतन्याहू जाकर के उस हॉस्पिटल और वहां पर हुए नुकसान का जायज़ा लिया, और इसका बदला बहुत बुरे तरीके से लिया जाएगा, ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा। इन दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष के भारत का ईरान में लगे 4,771 करोड़ रुपए जो है वो दांव पर लगे हुए हैं। दरअसल भारत ने ईरान के चबाहार पोर्ट पर 4,771 करोड़ रुपए लगाया हुआ है, और यह चबाहार पोर्ट जो है वो भारत के लिए व्यापार और अपने काफ़ी हद तक रणनीतिक तौर पर भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि भारत इसी चबाहार पोर्ट के तहत अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बनाता है और आसानी के साथ पहुंच अपना बना करके रखता है, पाकिस्तान को दरकिनार करके। क्योंकि चबाहार पोर्ट ईरान के रास्ते ही अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत आसानी से व्यापार या कोई रणनीति जो उनका मायने हैं वो काफ़ी अहम रखता है। ऐसे में ईरान का इजराइल के साथ वार और ईरान का इजराइल के साथ पूर्ण रूप से युद्ध में कूद जाना, यह भारत के लिए एक
खतरा हो सकता है, क्योंकि भारत ने काफ़ी हद तक कई 4,771 करोड़ रुपए इसी चाबहार पोर्ट पर लगाया हुआ है। तो दोस्तों पहले हम लोग देखते हैं कि जब से ये युद्ध हुआ किस किस मुकाम तक यह युद्ध हुआ और क्या क्या हुआ। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे एक एआई वीडियो के माध्यम से कि अमेरिका ने कैसे अपने बंकर बस्टर बम से ईरान के परमाणु ठिकानों के 200 फीट अंदर तक जाकर के हमला किया। और यहाँ वीडियो में भी यह सब देख रहे हैं जो कि इजराइल और ईरान के बीच जो वार हुआ है उसका ही यह सब फुटेज आप अभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। सबसे बात करते हैं 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया था, जिस पर ईरान के ऊपर इजराइल ने 200 फाइटर जेट से हमला किया था। इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 14 वैज्ञानिक और 20 से ज़्यादा मिलिट्री कमांडर मारे गए थे। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। ईरान ने पलटवार किया है और इस पलटवार में उसने ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया है। जो उसने ऑपरेशन इजराइल के ऊपर चालू किया उसका नाम ट्रू प्रॉमिस 3 का नाम दिया, जिसमें सैकड़ों मिसाइल ईरान ने इजराइल की तरफ दागे थे। 14 जून को ईरान ने इजरायली रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया और ईरान ने 3 इजरायली F-35 फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया। ईरान और अमेरिका के बीच एक न्यूक्लियर वार्ता इसी बीच होने वाला था जो कि रद्द कर दिया गया। इसके अलावा 15 जून को अगर देखा जाए तो इजराइल का ईरान के 3 तेल गैस ठिकानों पर हमला होना और ईरान ने मुस्लिम देशों से एक होने की अपील की तथा इजराइल ने ईरानी रक्षा मंत्रालय पर भी हमला किया। ईरानी हमलों से हाइफा के रिफाइनरी सेंटर को भारी नुकसान पहुंचा गया था, ऐसा खबर निकल करके 15 जून को सामने आई थी। उसके अलावा 16 जून को अगर देखा जाए तो ईरान का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ, जिसमें 8 मारे गए और 200 से ज़्यादा घायल हुए थे। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय पर इजराइल का हमला हुआ और ईरान ने इजराइल का एक और F-35 मार गिराने का 16 जून को दावा किया था। इसके अलावा अगर 17 जून को देखा जाए तो ईरान का इजराइल में मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला होना और ईरान से 600 से ज़्यादा विदेशी अजरबैजान के रास्ते बाहर निकाले गए और 21 मुस्लिम देशों ने इजरायली हमले की आलोचना भी किया। कब? 17 जून को। इसके बाद अगर 18 जून को देखा जाए तो सुप्रीम लीडर खामनेई बोले कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। यह वही खामनेई है जिसको बेंजामिन नेतन्याहू बोल रहे हैं कि यह युद्ध तभी रुकेगा जब खामनेई को हम मौत के घाट उतार देंगे। इजराइल ईरान के जितने भी बड़े अपने दुश्मन हैं सभी को टारगेट करके मार रहा है और ऐसे में खामनेई भी बंकर में जा कर के छुपे हुए हैं। न्यूज़ ऐसी भी निकल करके सामने आ रही है कि खामनेई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से काफ़ी दूरी बनाए हुए हैं ताकि इजरायली खुफिया मोसाद को खामनेई के बारे में कोई जानकारी ना प्राप्त हो। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने कई बार यह दावा किया है कि खामनेई कहाँ पर हैं और किस हालात में हैं, इन सभी का जानकारी हमारे पास ऑलरेडी है। हम अपने हिसाब से अपने समय पर और ठिकाने देख करके हम ठीक हमला कर देंगे। ईरानी नागरिकों को वहीं खामनेई ने व्हाट्सएप डिलीट करने का आदेश दिया है। ईरान ने पहली बार फतह मिसाइल का भी हमला किया है इस बार इजराइल के ऊपर, जिससे इजराइल को काफ़ी नुकसान होने का अनुमान है। इजराइल का जो एयर डिफेंस प्रणाली है जो वायु में ही ड्रोन को या मिसाइल को मार गिराने की कैपेसिटी रखती है, वो भी यह फतह मिसाइल को ऊपर डिस्ट्रॉय करने में नाकाम साबित हुई थी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और खामनेई ने कहा है कि शुरुआत तुमने किया है, अंत हम करेंगे। इसके अलावा 19 जून को अगर देखा जाए तो ईरान ने इजराइल में 4 शहरों को निशाना बनाया, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज, बिल्डिंग और अस्पताल पर मिसाइलें गिरी। 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इजराइल ने ईरान के नतांज, इस्फान और अराक न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया तथा ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 2 हफ्ते में इजराइल ईरान जंग में शामिल होने पर फैसला करेगा। इसी बीच अमेरिका ने बंकर बस्टर बम से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करके यह साबित कर दिया कि वो भी नरेंद्र मोदी के बने बनाए रास्ते को ही अपना रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं उसके बाद 20 जून को ईरान का तेल अवीव समेत कई शहरों पर मिसाइल से हमला किया गया, जिसमें 23 लोग घायल हुए। जंग रोकने के लिए ईरान और यूरोपीय देशों की जेनेवा में बैठक हुई, जिसमें ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल ईरान और इजराइल के बीच युद्ध रुकने का कोई आसार नहीं दिख रहा है और यह युद्ध अब डे बाय डे बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि अमेरिका भी प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल हो चुका है। देखने वाली बात है कि अमेरिका क्या फिर से अपने मिसाइल का यूज़ ईरान के खिलाफ करता है। अगर ऐसा होता है तो यह युद्ध जाहिर सी बात है और भी आगे बढ़ेगा। इसके अलावा मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ को दिखलाना चाहूँगा। एआई वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं बंकर बस्टर
किस तरह से काम करता है और किस तरह से धरती के अंदर जाकर के ब्लास्ट करता है, यह आप वीडियो में देख सकते हैं। ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने हमला किया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फान न्यूक्लियर साइट्स शामिल हैं। इन हमलों को अमेरिकी वायुसेना ने सबसे एडवांस फाइटर जेट B-2 बॉम्बर्स से अंजाम दिया। दोस्तों, रक्षा अधिकारियों का कहना है कि यह बम लगभग 200 फीट तक की गहराई में घुस सकता है और पिछले 20 वर्षों में इसके विकास ने इसकी क्षमता को और भी बढ़ाया है। ऐसे में अमेरिका ने जो बंकर बस्टर का यूज़ किया है, जिससे ईरान को काफ़ी नुकसान होने का अनुमान है। हालांकि कई विदेशी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान का यह फॉल्स एक अटैक है, इससे ईरान को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और कहीं कहीं खबर यह भी दिखला रही है कि ईरान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने का अनुमान है। अब ज़मीनी स्तर पर क्या है और ईरान को कितना नुकसान हुआ है, ये सब समय आने पर ही पता चलेगा, क्योंकि इस हमला के बाद ही परमाणु रिएक्टर जहाँ पर उसके ठिकाने हैं ईरान के, वहाँ पर भूकंप के भी झटके सुनने को महसूस हुए हैं तथा न्यूज़ में देखने को हमें मिला है कि ईरान के परमाणु ठिकानों के आसपास शायद यह हमला के वजह से ही ये भूकंप आने का ऐसा अंदेशा है। इस फोटो में हम देख सकते हैं यह अमेरिका का ही वही फाइटर जेट है जिससे इस बंकर बस्टर बम को फेंका गया है। बम को टारगेट से लगभग 12 किलोमीटर ऊपर B-2 स्टील्थ फाइटर जेट से छोड़ा गया है। जो आप ये चिन्ह देख रहे हैं, यह एक B-2 स्टील्थ फाइटर जेट है। बम में कोई इंजन नहीं होता है, यह बहुत ऊंचाई से गिरने पर तेज़ गति से नीचे की तरफ आता है। इसको करीबन 12 किलोमीटर ऊपर से ही फेंका जाता है। सैटेलाइट गाइडेंस से लैस फिन्स का इस्तेमाल करके यह हवा में ही अपने आप को मूव करता है तथा जो सटीक निशाना है वहाँ पर यह अपने आप को केंद्रित करता है। उसके बाद भारी वजन और तेज़ स्पीड बम को इम्पैक्ट पर हाई काइनेटिक एनर्जी देता है। साथियों, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा ऊपर से गिरने पर यह अपने फिन के यानी पंख के सहारे उस बम को अपने सटीक जो निशाना है वहाँ पर जाता है तथा इसमें काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा इतनी स्पीड होती है कि यह काफ़ी तेज़ी से अंदर की तरफ जा सकता है। हाई एनर्जी से टकराकर बम लगभग 61 मीटर अंडरग्राउंड तक पहुंच जाता है, कहीं कहीं 200 फीट और कहीं कहीं 61 मीटर इत्यादि भी बोला गया है कि 200 से 200 फीट तक यह अंदर जा सकता है तथा फ्यूज डेटोनेट होता है और 2400 केजी विस्फोटक पैदा करता है। साथियों, यह इस तरह से अंदर जाता है और उसके बाद यह विस्फोट करता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि अप्रैल के महीने में ईरान द्वारा इजराइल पर सीधे हमले किए गए थे। ईरान और इजराइल वर्षों से छाया युद्ध में लगा हुआ है, जिसमें वे जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना एक दूसरे की संपत्तियों पर हमला करते आए हैं। साथियों, पिछले अक्टूबर में फिलिस्तीनी समूह हमास द्वारा निकटवर्ती इजरायली समुदाय पर किए गए हमले के बाद गाजा में छिड़े युद्ध के दौरान ये काफ़ी हमले जो है वह बढ़ गए हैं। आप सभी को जानकारी प्राप्त होगा कि हमास ने एक इजराइल में फंक्शन के दौरान जो हमला किया था, जिसमें कई लोगों को जान से मार दिया था तथा कई औरतों को नंगे करके घुमाया गया था और अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए गए थे, जिसमें तभी से इजराइल जो है गाजा और हमास के खिलाफ काफ़ी आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं। और उस सिचुएशन में जिस भी मुस्लिम कंट्री ने इजराइल के विरुद्ध जाकर के बयानबाजी या उसके विरुद्ध जाकर के कोई भी ऐसा काम किया है, उस सभी को इजराइल धीरे धीरे निपटाने का काम कर रहा है। दोनों देश साथियों ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति तक एक सहयोगी और एक दोस्त के रूप में थे। उसी के बाद 1979 के बाद ही इन दोनों के बीच खटास पैदा हुआ। सुनने में यह भी आती है कई न्यूज़ के मुताबिक कि 1979 के बाद वहाँ पर एक कट्टरता और एक मुस्लिमों के प्रति अपने विचार और प्रेम वाली सरकार आई, जिसके वजह से इजराइल उनसे दुश्मनी कर बैठा। क्योंकि अभी खामनेई है, वो हमेशा से यही कहते आए हैं कि यहूदियों का जीने का कोई अधिकार नहीं है, यह एक ट्यूमर है, कैंसर का ट्यूमर है और यह धीरे धीरे फैलता जा रहा है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो इजराइल अपने अस्तित्व और अपने साख को बचाने के लिए इस युद्ध में लड़ा हुआ है। यह बात सच है कि इजराइल अगर युद्ध नहीं करेगा तो उसे मुस्लिम कंट्री जीने नहीं देंगे, उस देश को नेस्तो नाबूद कर देंगे। दोस्तों, ईरान इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को मान्यता ही नहीं देता है, उसका खात्मा चाहता है। देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने इजराइल को कैंसर का ट्यूमर भी एक बार कहा था, जिसे निस्संदेह उखाड़ फेंक करके नष्ट कर दिया जाएगा, ऐसा ईरान के जो सर्वोच्च नेता है खामनेई ने कहा है। इसीलिए खामनेई को बेंजामिन नेतन्याहू बोल रहे हैं कि उसे हर हाल में मरना ही होगा। इजराइल का मानना है कि ईरान उसके अस्तित्व के लिए खतरा है, जैसे कि तेहरान की बयानबाजी और
क्षेत्र में उसके द्वारा छद्म ताकतों का निर्माण, जिसमें लेबनानी शिया उग्रवादी समूह हिजबुल्लाह भी शामिल है, जो इजराइल के विनाश के लिए प्रतिबद्ध हैं, तथा हमास सहित फिलिस्तीनी समूह के वित्त पोषण और हथियार प्रदान करने से स्पष्ट होता है कि ये सारे गुट जो है, ये सारे जो आपस में संगठन है, यह इजराइल का खात्मा चाहते हैं। इसमें ईरान पर गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित करने का प्रयास करने का भी इजराइल ने आरोप लगाया है। हालांकि ईरान ने परमाणु बम बनाने के प्रयास से हमेशा से इनकार करते हुए आया है। दोस्तों, अगर ईरान और इजराइल की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात किया जाए तो ईरान इजराइल से बहुत बड़ा है। इसकी जनसंख्या भी लगभग 90 मिलियन है, जो इजराइल से लगभग 10 गुना है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इसकी सैन्य शक्ति अधिक होगी। एक कहावत है कि अगर सुअर की फौज भी एक साथ आ जाए तो उनके लिए एक अकेला शेर ही काफ़ी होता है, और यही इजराइल मानता है। ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन में भारी निवेश किया है और करता आया है। इसके पास खुद का विशाल शस्त्रागार है और यह अपने प्रॉक्सी यमन में हौथियों और लेबनान में हिजबुल्लाह को भी महत्वपूर्ण मात्रा में इसका आपूर्ति करता आया है। यही कारण है कि अब इजराइल गाजा और हमास को निपटाने, हिजबुल्लाह इत्यादि को निपटाने के बाद अब उसका जो प्लान है वह ईरान की तरफ मुड़ गया है। ईरान का जो वायु रक्षा प्रणाली और लड़ाकू विमानों को इसने काफ़ी उन्नत किया हुआ है। माना जाता है कि रूस भी ईरान के साथ मिलकर उन्हें बेहतर बनाने में सहयोगी करता आया है। बदले में तेहरान ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मॉस्को को सैन्य सहायता भी दी थी। इसने ईरान को Su-35 लड़ाकू विमान और उन्नत S-300 वायु रक्षा प्रणाली प्रदान किया हुआ है। आप सभी को पता होगा कि S-400 जो पाकिस्तान ने जो भी मिसाइलें दागी थी, S-400 उसको ऊपर ही डिस्ट्रॉय करने में काफ़ी अहम रोल निभाया था। इसके अलावा माना जाता है कि इजराइल के पास भी परमाणु हथियार है, लेकिन वह आधिकारिक तौर पर इस बारे में स्पष्टता की नीति अपनाता रहा है और किसी को ऐसी कोई जानकारी नहीं देता है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, हालांकि पश्चिमी देशों को संदेह है कि वह गुप्त रूप से उन्हें विकसित करने का लक्ष्य बना रहा है, और यही कारण है कि इजराइल और अमेरिका ईरान पर आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं। ईरान इस बात से साफ इनकार करता रहा है कि वह परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है या फिर ऐसा करना चाहता भी है, लेकिन खामनेई के कई ऐसे बयान यह बात को इंडिकेट करते हैं कि ईरान कहीं ना कहीं गुप्त तरीके से परमाणु हथियार बनाने का प्रयास कर रहा है। इजराइल की तरह ईरान के पास भी असैन्य परमाणु कार्यक्रम है। हालांकि दशकों से यह संदेह के घेरे में रहा है कि वह गुप्त रूप से परमाणु बमों के लिए सामग्री, समृद्ध यूरेनियम और उन्हें ले जाने वाली मिसाइलों के निर्माण के लिए समानांतर कार्यक्रम चला रहा है। दोस्तों, आज हम लोगों ने ईरान और इजराइल के अब तक का युद्ध में क्या क्या हुआ उसको सिलसिलेवार तरीक़ा से देखा। अमेरिका ने जो बंकर बस्टर बम से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नातांज और इस्फान पर हमला किए, उसको हमने AI वीडियो के माध्यम से देखा, तथा इजराइल और ईरान के बीच अब तक युद्ध में किन्हें कितना नुकसान हुआ इसको भी देखा, और वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने ईरान और इजराइल के कई ऐसे ठिकानों को भी देखा। तो हम लोगों ने आज इस वीडियो में ईरान, इजराइल और अमेरिका तक के पूरे इन्फॉर्मेशन को कवर किया। आने वाले समय में जो भी इस युद्ध में कूदने वाला है, लाइक रसिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, देखने वाली बात है क्योंकि अमेरिका ने जो परमाणु ठिकानों पर हमला किया उसका पाकिस्तान ने भी पुरजोर विरोध किया है। और वही पाकिस्तान के असीम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिन पहले लंच पर बुलाए हुए थे और उनसे कुछ डिस्कशन हुआ। पता ना क्या डिस्कशन हुआ। जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी खबर, और इस युद्ध से लेकर के कोई भी अगर खबर निकल कर के सामने आ रही है तो जीत क्लासेस 2.0 आप सभी के सामने ज़रूर रखेगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।